ये फैन बहुत चिंतित नहीं था। रहस्यमय हरे रंग का तांबे का टुकड़ा उसके कड़वाहट के सागर में निष्क्रिय पड़ा था। अब भी किसी को इसके बारे में पता नहीं था। कोई भी इसके लिए उसके साथ परेशानी मोल लेने नहीं आएगा। शायद केंद्रीय मैदान पूर्वी उजाड़ क्षेत्र के साथ सहयोग करेंगे। आखिरकार दोनों पक्षों ने यिन मकबरे में अपने खजाने खो दिए हैं। किंवदंती है कि प्राचीन उजाड़ टॉवर अमर लोगों को मार सकता है। यदि यह प्रकट होता है तो यह फाइन सम्राट मकबरे को सील करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राचीन उजाड़ टॉवर शैतान सम्राट यिन मकबरे में है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मकबरे को खोलने का कोई तरीका नहीं है। मध्य मैदानों का खजाना क्या है? ये हमारे पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में कैसे खो सकता है? सेंट्रल प्लेन्स प्राचीन और रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि इनका खजाना दुनिया के साथ मौजूद है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमारे स्तर के लोग जान सकें। पूर्वी उजाड़ क्षेत्र में जो खो गया है वह एक टुकड़ा प्रतीत होता है। यह क्या है कोई नहीं जानता। भोजन करते समय साधकों ने चर्चा की जिससे ये फैन को बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। वो खंडहर लाशों के पहाड़ और खून के समंदर जैसा है। कौन जाने कब नतीजा निकलेगा। कौन जाने कितने लोग मरेंगे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हम जैसे भटके हुए साधकों को आजादी है। अन्यथा अगर हम किसी बड़े संप्रदाय में होते तो हमें भी वहां भेजा जा सकता था। जब तक हम गहरे तालाब के करीब पहुंचते हैं तब तक हम सबसे ज्यादा मर जाएंगे। ऐसा लगता है कि विभिन्न संप्रदायों ने किसी प्रमुख व्यक्ति के सुझाव पर ध्यान दिया है। वे गहरे तालाब को बलपूर्वक खोलने के लिए अनगिनत जीवनों को रक्त बलिदान के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम प्राचीन उजाड़ टॉवर को बाहर नहीं निकालेंगे तो पूर्वी उजाड़ क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। वह जगह रक्तरंजित राक्षसी भूमि बनने के लिए नियत है। फियन रेस सम्राट बहुत भयानक है। उसने शायद उस समय इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी। ये वास्तव में एक आपदा है जो 10,000 साल तक चलेगी। वास्तव में विभिन्न पवित्र भूमि और प्राचीन कुलीन परिवार प्राचीन उजाड़ टॉवर को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। उनके लिए इतनी आसानी से हार मान लेना असंभव है। ये फैन को बहुत सुकून महसूस हुआ। सेंट्रल प्लेन्स में हरे तांबे के टुकड़े को प्राप्त करने के बाद उसके मन में प्राचीन उजाड़ टॉवर के बारे में कोई विचार नहीं था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह प्राप्त कर सकता था। रहस्यमय हरे तांबे के टुकड़े का होना ही काफी था। अब उसे इस बात पर विचार करना था कि प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि में कैसे प्रवेश किया जाए। वह खजाने के लिए लड़ाई में भाग नहीं लेगा। वह जितना हो सके उतनी दूर छिप जाएगा। जैसे ही वह जाने वाला था ये फैन ने एक महत्वपूर्ण समाचार सुना। वह शांत रहा और वापस बैठ गया। पवित्र भूमि और प्राचीन कुलीन परिवारों के कुछ प्रमुख पात्र मृत्यु के कगार पर हैं। मैंने सुना है कि उनके पास प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि पर कब्जा करने की योजना है। असंभव। कोई अंदर घुसने की हिम्मत करेगा। प्राचीन काल से ही अनगिनत लोगों ने इस स्थान की खोज की थी लेकिन बिना किसी दुर्घटना के उनमें से लगभग सभी का विनाश हो गया था। उस समय जब एक निश्चित अमर संप्रदाय इतिहास में अपने सबसे समृद्ध काल में पहुंचा तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हजारों शक्तिशाली साधकों को इकट्ठा करके उन्हें मार डाला। क्या वे फिर भी राख में नहीं बदल गए? वह स्थान बस एक जीवित यातनागृह था। पवित्र भूमि का विनाश इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत अहंकारी थे। वे रसातल पर आक्रमण करना चाहते थे और सबसे गहरे भाग तक पहुंचने के लिए युद्ध करना चाहते थे। इस बार प्राचीनों के कबीले की कुछ पवित्र भूमि और कुलों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। उनके कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति मृत्यु के कगार पर हैं, इसलिए वे अपने जीवन को बचाने के लिए 9 पवित्र पहाड़ों पर दिव्य औषधियों की कटाई करना चाहते हैं। वे रसातल में प्रवेश नहीं करना चाहते। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जो भी इसमें प्रवेश करेगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वह निश्चित क्षेत्र निश्चित रूप से राक्षसी थियोक की कब्र से भी अधिक भयानक है। यह जरूरी नहीं कि सच हो। प्राचीन काल से ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक रामबाण औषधि एकत्रित की है। बेशक कोई नहीं जानता कि उन्होंने इसकी क्या कीमत चुकाई। प्राचीनों के कुलों की पवित्र भूमि और कुलों की नींव बहुत गहरी है। चूंकि वे रामबाण औषधि इकट्ठा करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी की होगी। सफलता की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। ये भी एक बड़ी घटना है जो पूरे पूर्वी बंजक क्षेत्र को हिलाकर रख देगी। निषिद्ध क्षेत्र पूर्वी बंजक क्षेत्र के साथ निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है। इतने सालों के बाद आखिरकार लोग फिर से वहां जा रहे हैं। प्राचीन कुलों की वे पवित्र भूमियां और वंश कब अपना कदम बढ़ाएंगे? क्यों न हम भी इस मस्ती में शामिल हो जाएं। वे 9 पवित्र पर्वतों पर चढ़ेंगे और रामबाण औषधियां इकट्ठा करेंगे जबकि हम परिधि में कुछ साधारण रामबाण औषधियां इकट्ठा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी। हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अभी निषिद्ध क्षेत्र अपने सबसे खतरनाक दौर में है। अंत में ये फन ने छोटे शहर को छोड़ दिया। उसने उन भटकते साधकों के शब्दों के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वह निषिद्ध क्षेत्र मेरे विचार से कहीं अधिक खतरनाक है। मैं उस समय केवल 9 ड्रैगन लाशों और कांस्य ताबूत के कारण ही जीवित बच पाया था। ये फान ने उड़ान नहीं भरी। इसके बजाय वह आगे चला गया और रास्ते में यान राजधानी से गुजरा। शहर बहुत भव्य था। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और शहर की दीवारें महान दीवार जैसी थी। यंदू एक हलचल भरी जगह थी और ये फैन सड़कों पर सभी लोगों को देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। पिछले 2 सालों से वह पहाड़ों में अकेले खेती कर रहा था और शांत शहर उस हलचल के बिल्कुल विपरीत था जो वह देख रहा था। वह हर दिन पहाड़ों, चट्टानों और झरनों का सामना करता था। अचानक इस तरह एक हलचल भरे शहर में वापस आना उसे बहुत करीब महसूस कराता था। सुनहरे खजूर, बड़े और मीठे, कुरकुरे चिकन विंग्स, अगर वे स्वादिष्ट नहीं है तो मुफ्त। झांक के सूप के पकौड़े, पतली त्वचा, बड़ी भराई, रसदार और स्वादिष्ट। आओ और स्वाद लो। कैंडीड हॉर्स, प्रत्येक कतार पर केवल एक तांबे का सिक्का। सभी प्रकार के लोग चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। सड़कों के कोनों पर तरह तरह के बाजीगर भी मौजूद थे। कई वयस्क और बच्चे वहां जमा थे और हर दुकान के सामने उत्साही कर्मचारी ग्राहकों को आकर्षित करते हुए बहुत सी अच्छी बातें कहते हुए खड़े थे। खेती बहुत कठिन है और नश्वर की दुनिया बहुत आकर्षक है। ये फैन मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा भावुक महसूस किया। उसे लगा कि यह सब बहुत जीवंत और आत्मीय है।
कठिन साधना की तुलना में इस तरह के सरल जीवन ने उसे इसके लिए तरसाया। हालांकि वह खेती की नींव को हिला नहीं सका क्योंकि वह घर जाना चाहता था, उस स्थान पर जहां वह पैदा हुआ और पला बड़ा था। ये फान 3 साल से इस दुनिया में था। अब जब उसकी कड़ी साधना पूरी हो गई थी और वह नश्वर दुनिया में वापस आ गया था, तो वह अपने गृहनगर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। समय बहुत तेजी से बीतता है। 3 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे अन्य सहपाठी कैसे हैं। ये फैन ने सबसे पहले पैंगो के बारे में सोचा और उसके लिए बहुत चिंतित था। फिर उसने लियू यी, झांग जीलिंग, लिंजिया, वांग जिवेन, झोही और अन्य के बारे में सोचा। शायद सुदूर पुरातनता के निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुझे अपने पूर्व सहपाठियों से मिलना चाहिए। वह लियू याई और झांग जीलिंग से मिलना चाहता था। 3 साल तक अलग रहने के बाद वह जानना चाहता था कि वे कैसे हैं। बड़े भाई, मुझे भूख लगी है। मेरे लिए एक रोटी खरीद दो। मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। इस समय ये फैन ने एक गंदी और दयनीय छोटी लड़की को अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए और उसकी ओर देखते हुए देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा गंदगी से भरा था। केवल उसकी आंखें बहुत साफ थीं। ये फैन ऐसा दृश्य देखने के लिए सहन नहीं कर सका। हर बार जब वह इसे देखता तो उसे बुरा लगता। उसने पास की बन की दुकान से कुछ भाप से भरे गर्म सूप बन खरीदे, उन्हें तेल के कागज में लपेटा और उन्हें दयनीय छोटी लड़की को दे दिया। फिर उसने अपने पास मौजूद सारे पैसे निकाले और उसे उसकी बाहों में ठूंस दिया, जब राहगीरों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब वह सड़क पर गायब हो चुका था, तब भी छोटी लड़की अभी भी हतप्रभ थी। ये फैन शहर से बाहर निकला और पाया कि जेड ट्राइपॉड ग्रोटो के सबसे नजदीकी स्थान सिर्फ 400 मील दूर था। उसे याद आया कि लियू याई जेड ट्राइपॉड ग्रोटो का शिष्य बन गया था, इसलिए उसने पहले वहां जाने का फैसला किया। यान देश उत्तर से दक्षिण तक 2000 मील और पूर्व से पश्चिम तक 3000 मील तक फैला हुआ था। निश्चित प्राचीन भूमि देश के मध्य में स्थित थी, जो अंतहीन पहाड़ों से घिरी हुई थी। स्पिरिट रूइंस ग्रोटो और जेड ट्राइपॉड ग्रोटो सहित 6 संप्रदायों ने इस आदिम क्षेत्र की परिधि को घेर लिया। जेड ट्राइपॉड ग्रोटो अमर पहाड़ों से घिरा हुआ था और बादलों से घिरा हुआ था। दूर से ये बहुत ही अलौकिक लग रहा था, मानो यह एक स्वर्ग हो। जब ये फैन पहाड़ के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एक प्राकृतिक और शांतिपूर्ण माहौल का एहसास हुआ। वहां हरे पहाड़ और हरी भरी घाटियां, बहते झरने और झरने, हरे भरे पेड़ पौधे और बुद्धिमान पक्षी और जानवर थे। यह एक पेंटिंग में एक दुनिया की तरह था। जेड ट्राइपॉड ग्रोटो के गेट पर एक अजीब जानवर पहरा दे रहा था। उसका शरीर बैल का और सिर किलिन का था। उसका शरीर 8 से 9 मीटर लंबा था। वह एक तालाब में लेटा हुआ था और अपनी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी खोलकर ये फैन को घूर रहा था। आप कौन हैं? आप जेड ट्राइपॉड ग्रोटो में क्यों आए हैं? इस समय गेट की रखवाली कर रहे शिष्य ने भी उसे देखा। मैं जेड ट्राइपॉड ग्रोटो में एक मित्र से मिलने आया था। जब ये फैन ने लियू याई का नाम लिया तो गेट पर पहरा दे रहे शिष्य के चेहरे पर नरमी आ गई। उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं किसी को बुलाकर उसे सूचित करता हूँ। आधे घंटे बाद लियू याई दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय सफेद बालों वाला एक युवक आया। जब उसने ये फैन को देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, ये फैन, ये वास्तव में तुम हो? ये फैन दंग रह गया और फिर खुशी से बोला, तो तुम भी जेड ट्राइपॉड ग्रोटो में साधना कर रहे हो? जो व्यक्ति आया था वह उसका पूर्व सहपाठी झांग वेनचांग था। चाहे वह स्कूल में था या स्नातक होने के बाद, वह हमेशा बहुत साधारण था। उसका स्वभाव नीरस था और बात करना पसंद नहीं करता था। अगर बहुत से लोग इकट्ठा होते तो लोग उसके अस्तित्व को आसानी से भूल जाते। ये फान आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसे मुक्का मारा। तुमने अपनी जवानी वापस पा ली है। बधाई हो। झांग वेनचांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बस इतना है कि मेरी त्वचा पर अब झुर्रियां नहीं है। देखो, मेरे बाल अभी भी सफेद हैं। जब हम अलग हुए थे तब से अब बहुत अच्छा है। तब तुम बूढ़े और अनाड़ी थे। अब तुम सफेद बालों वाले एक जवान आदमी की तरह दिखते हो। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुमने अपनी जवानी फिर से जी ली है। सुस्त झांग वेनचांग ने भी चिढ़ाना सीख लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। वे पुराने दोस्तों से मिलकर वाकई खुश थे। उस समय 6 गुफाओं वाले स्वर्गों में से प्रत्येक ने 2 लोगों को चुना और पैंगबो और बाकी लोगों को बराबर बराबर बांट दिया। केवल ये फैन ही अपवाद था। झांग वेनचांग और लियू यी को जेड ट्राइपॉड ग्रोटो द्वारा चुना गया था और वे 3 वर्षों से यहाँ खेती कर रहे थे। यह इस संप्रदाय के बुजुर्गों की पसंदीदा है और उसमें बहुत संभावनाएं हैं। वह अब एकांत में है। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत संभावना है कि वह आधे साल या 1 साल के भीतर जीवन वसंत क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगी। ये साधना गति बहुत भयानक है। तुम खुद भी बुरे नहीं हो। तुम्हारा रंग रूप अच्छा दिखता है। मैं यही से तुलना नहीं कर सकता। मैं संप्रदाय में औसत से नीचे ही हूँ। यही द्वारा सर्वोच्च बुजुर्ग से किए गए अनुरोध के कारण ही मेरी उपस्थिति इस स्थिति में आई है। झांग वेनचांग ये फैन को जेड ट्राइपॉड ग्रोटो में ले गया। अंदर बहुत सुंदर था। वहां कई हरे अमर पहाड़ थे जो हरे जेड की तरह दिखते थे। वे चमकते थे और अमर धुंध से घिरे थे। यहाँ तक कि एक झरना भी था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों की रोशनी से संघनित हो रहा हो। धुंध से ढकी कई पर्वत चोटियों पर कुछ महल और मंडप दिखाई दे रहे थे। ये बहुत ही अलौकिक था और इसमें परिलोक जैसा आकर्षण था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पहाड़ों के बीच में एक बर्फ सफेद पहाड़ था। ये पूरी तरह से जेड जैसा था और इस पर घास का एक भी तिनका नहीं उग रहा था। ये चमक रहा था और एक गोल कड़ाही जैसा दिख रहा था। हम 3 साल से अलग रह रहे हैं। आज हमें शराब पीनी चाहिए। झांग वेनचांग बहुत उत्साहित और खुश लग रहा था। क्या आपके साधना संप्रदाय में शराब और मांस है? जब ये फैन आत्मा खंडहर गुफा में था तो वह और पैंगो हर दिन शाकाहारी थे। वे दिन एक तरह की यातना थे। चिंता मत करो, शराब और मांस तो है ही। अब जबकि मैंने आधिकारिक रूप से साधना के मार्ग पर कदम रख दिया है तो मुझे नए शिष्यों की तरह शाकाहारी होने की आवश्यकता नहीं है। जेड ट्राइपॉड ग्रोटो बहुत विशाल था। कुछ पहाड़ों से गुजरने के बाद झांग वेनचांग ये फैन को आड़ू के फूलों के जंगल में ले गया। उसके बगल में कई छोटी छोटी शराब की दुकानें थीं। ये बहुत ही मनोरम लग रहा था। किसान भी इंसान हैं। उन्हें आराम की जरूरत है।
झांग वेनचांग ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेशक नश्वर दुनिया जैसा होना असंभव है। यहाँ हम केवल थोड़ा पी सकते हैं और कुछ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। बुरा नहीं है। ये फान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अन्यथा मैं वास्तव में सोचता हूँ कि सभी साधकों को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए। दोनों ने एक छोटी सी शराब खाना ढूंढी और बैठ गए। वहां नाशपाती की लकड़ी की चौकोर मेज और आड़ू की लकड़ी की 4 टांगों वाली कुर्सियां थी। ये प्राचीन लग रही थी और आड़ू के फूलों के जंगल के सामने सड़क के किनारे रखी गई थी। ये बहुत कलात्मक लग रही थी। बाकी शराब खाने भी ऐसे ही थे। मेजें और कुर्सियां बाहर रखी हुई थी। उन्होंने कुछ व्यंजन मंगवाए और शराब पीने लगे। इस अजीब दुनिया में आकर और अपने पुराने सहपाठियों से फिर से मिलकर वे दोनों बहुत भावुक हो गए और उनके पास कहने के लिए अनगिनत बातें थी। इस अजीब दुनिया में आने के बाद मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। यहाँ तक कि सपनों में भी मैं वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अपने माता पिता और दोस्तों की याद आती है। झांग वेनचांग, जो एक नीरस स्वभाव का था, आज बहुत कुछ बोला। उसने अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट की, जैसे कि उसने अपने परिवार को देखा हो। ली जियाओन की शीतलता और झांग वेनचांग के जुनून ने ये फैन को भावुक कर दिया। शायद हम भविष्य में वापस जा सकेंगे, ये फैन ने कहा। वापस जाओ? अब मेरी ऐसी कोई कल्पना नहीं है। झांग वेनचांग ने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। पिछले 3 सालों से तुम कैसे रहे हो? क्या तुम आत्मा खंडहर गुफा में रह रहे हो या नश्वर दुनिया में? मैंने क्यों सुना कि पैंगो गायब हो गया है? अपने पुराने सहपाठी को देखकर ये फैन सच बताना चाहता था, लेकिन उसने इसे अपने अंदर दबा लिया। उसका अनुभव जटिल था और अगर उसने सच बताया तो यह उन दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगा। वह केवल अपना सिर हिला सकता था। पैंगो वास्तव में गायब हो गया है और मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं पहले ही आत्मा खंडहर गुफा को छोड़ चुका हूँ और अब चारों ओर यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारे लिए आसान नहीं है। यह नश्वर लोगों के लिए आसान नहीं है। साधना उतनी सुंदर नहीं है जितनी आप सोचते हैं। ये बहुत उबाऊ है और हमें भविष्य में जीवन और मृत्यु के सभी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। बेहतर होगा कि तुम ज्यादा खेती करो और बाहर कम जाओ। ये फान ने उसे याद दिलाया। झांग वेनचांग ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं देख सकता हूँ कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं अलग नहीं दिखूंगा। ये पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। मैं सिर्फ एक औसत दर्जे का जीवन जी सकता हूँ। शायद एक दिन मैं ये जगह छोड़कर नश्वर दुनिया में चला जाऊंगा। मैं एक छोटी सी शराब खाना खोलूंगा और बाकी की जिंदगी शांति से बिताऊंगा। इतना निराशावादी मत बनो, ये फान ने सांत्वना दी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन साधकों की दुनिया बहुत क्रूर है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो देर सवेर मैं दूसरों के हाथों मर जाऊंगा। जब वह समय आएगा, मैं नदी में एक साधारण लहर की तरह चुपचाप मर जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा और कोई मेरे लिए रोएगा नहीं। केवल मुझे ही पता चलेगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। ये फैन का दिल ये सुनकर द्रवित हो गया। उसने अभी तक साधकों की दुनिया में सही मायने में कदम नहीं रखा था और अब उसे लग रहा था कि यह वास्तव में क्रूर है। झांग वेनचांग ने आह भरी। मैंने सुना है कि लिन जिया, झोही, वांग जिवेन और ली जियाओन सभी अपने संप्रदायों में बहुत सम्मानित हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाहे जहां भी जाएं, चमक सकते हैं। उन दोनों ने शराब पी और बातें की, अतीत की कई बातों और अपनी वर्तमान दुर्दशा के बारे में बात की। अंत में झांग वेनचांग पूरी तरह से नशे में था। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया और रोने लगा। मैं वास्तव में वापस जाना चाहता हूँ। मैं इस अजीब दुनिया में नहीं रहना चाहता। जब मैं गया तो मेरी पत्नी पहले से ही गर्भवती थी। हमारा बच्चा पैदा होने वाला था। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं गायब हो गया और यहाँ आ गया। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। एक बच्चे की तरह वह फूट फूट कर रोया। मैं वास्तव में वापस जाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा अब 3 साल का हो गया होगा। यहाँ तक कि सपनों में भी मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे गले लगाना चाहती हूँ और उसे चूमना चाहती हूँ। झांग वेनचांग को इतना दर्द में और जोर जोर से रोते हुए देखकर ये फैन का दिल बेचैन हो गया। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता रहा। मैं सोच रहा था कि कौन रो रहा है, तो यह वह बेकार बूढ़ा आदमी है। कुछ ही दूरी से कुछ लोगों की हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ युवक खुले तौर पर तिरस्कार के भाव के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसके सारे बाल सफेद हो गए हैं। एक आधा अपन व्यक्ति भी रोने लायक चेहरा रखता है। क्या मजाक! वे सभी 20-20 साल के लग रहे थे। वे सब बेरहमी से उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये फैन ने आह भरी। उसे आखिरकार पता चल गया कि जेड ट्राइपॉड पैराडाइज में झांग वेनचांग का जीवन उसके हिसाब से नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से 2 किरणें निकली और उसने अपने सामने खड़े लोगों को घूरा। आप लोग अपने शब्दों पर ध्यान दें। आप कौन हैं? दूसरे लोगों के काम में दखल देने से पहले आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक जीवन वसंत क्षेत्र साधक हो? क्या मजाक है? आधे अपाहिज बूढ़े आदमी का दोस्त किस तरह का विशेषज्ञ हो सकता है? ऐसा मत कहो। अगर लियू यई को पता चल गया तो वह फिर से शिकायत कर सकती है। यह आप है। ठीक इसी समय उनमें से सबसे छोटा 18 या 19 साल का युवक अपनी आंखें बड़ी करके और एक उग्र भाव प्रकट करते हुए ये फैन को घूरने लगा। जूनियर भाई हान, क्या आप उसे जानते हैं? अन्य युवाओं ने पूछा। युवक की आंखें आग उगल रही थीं और उसने दांत पीसते हुए कहा, बेशक मैं उसे जानता हूँ। वह आपके जेड ट्राइपॉड ग्रोटोस वर्ग से नहीं है। वह हमारे स्पिरिट रूइंस ग्रोटोस वर्ग में रहता था। ये फैन ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे लगा कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। उसे यहाँ हान फेयू से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा है? तो वह एक निकम्मा है। एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। आधे अपाहिज बूढ़े आदमी का दोस्त वास्तव में एक निकम्मा है। अन्य युवा लोग बेशर्मी से हंसने लगे।